गोपाल बस में सीट की तलाश कर ही रहा था कि कंडक्टर बोला, साहब आप यहाँ बैठ जाइए, ये सीट खाली है। गोपाल वहाँ चलकर आया तो देखा दो लोगों की सीट पर एक जवान औरत बैठी हुई थी, साथ में उसका 5 साल का बच्चा बैठा था। कंडक्टर बोला, बहन जी आप बच्चे को गोद में ले लीजिए और सीट पर दूसरे पैसेंजर को बैठने दीजिए। महिला बोली, 15 घंटे का सफ़र बच्चे को गोद में लेकर कैसे करूंगी। कंडक्टर बोला, अगर बच्चे को गोद में नहीं ले सकती तो बच्चे की पूरी टिकट कटाइए। महिला कुछ कहने वाली थी कि उसकी गोपाल पर नज़र पड़ी तो वह घबरा गई और फिर चुपचाप बच्चे को गोद में ले लिया। गोपाल ने महिला का चेहरा गौर से नहीं देखा था, वैसे भी वह शर्मीले किस्म का लड़का था। महिलाओं के सामने कम ही नजरें उठाता था। वह उस महिला से एक निश्चित फासला बनाकर बैठ गया। वह थोड़ा असहज सा हो गया था। 15 घंटे का सफ़र इस तरह बैठकर काटना बड़ा मुश्किल था, इसलिए गोपाल ने सोचा कि आगे किसी स्टॉप पर सीट खाली होगी तो वह वहां चला जाएगा। महिला ने बच्चे को गोद में ले रखा था, इस कारण उसकी कोहनी बार बार गोपाल से टच हो रही थी। जैसे ही महिला की कोहनी गोपाल की कमर से टच होती वह घबराकर थोड़ा सा सरक जाता था। महिला ने भी नोटिस किया कि कोहनी टच होने से वह असहज हो रहा है, इसलिए उसने बच्चे को दूसरे हाथ की तरफ गोद में ले लिया। अब दोनों के बीच कुछ इंच का गैप हो गया था। दोनों चुपचाप बैठकर सफ़र करने लगे, मगर अचानक गोपाल के कानों में उस महिला की आवाज़ आई, कैसे हो। गोपाल ने घबराते हुए महिला का चेहरा देखा। चेहरे पर नज़र पड़ते ही वह सन रह गया। वह तो गरिमा थी, गरिमा जो उसकी धड़कन थी, उसकी ज़िंदगी थी। गोपाल के ख्वाब और ख्याल गरिमा से शुरू होते थे और उसी पर ख़त्म होते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वह उसे याद नहीं करता था। गरिमा उसकी तन्हाइयों की साथी थी। वह जब भी दुखी होता था गरिमा याद आती थी। वह जब भी बहुत ज़्यादा खुश होता था तब भी गरिमा याद आती थी। वह उसकी यादों का कारवां थी, उसके ख्वाबों की मंजिल थी। वह उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, मगर उसकी सांसों और धड़कनों में आज भी मौजूद थी। आज वही गरिमा उसके इतनी करीब बैठी थी और वह उसे पहचान ही नहीं सका था। गोपाल धड़कते दिल से बोला, अच्छा हूँ। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। दोनों पहलू बदलने लगे। शायद दोनों के पास बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी करने के लिए, मगर फिर भी चुप थे। गरिमा ने फिर से पहलू बदला और बच्चे को गोपाल की तरफ वाले हाथ पर ले लिया। अब फिर से बच्चे के कंधे के पीछे लगा हाथ गोपाल को छूने लगा, मगर इस बार गोपाल ने खुद को नहीं हटाया। शायद इस बार की छुअन में कुछ अपनापन सा था, बहुत सारे एहसास जुड़े थे, इसलिए एक मीठा सा स्पर्श पाकर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था। शुरू में कम, फिर धीरे धीरे गरिमा ने हाथ का पूरा भार उसकी बगल पर डाल दिया था। दोनों के लिए एक ऐसा स्पर्श था जिसमें कोई जिस्मानी भूख नहीं थी, बस एक अपनापन का एहसास था। अब वह नॉर्मल हो गया था, इसलिए गरिमा को चुप देखकर बोला, इतने लंबे सफ़र पर अकेली जा रही हो। वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर बोलने से पहले ही उसकी आंख भर आई। गोपाल बोला, क्या हुआ, गलत पूछ लिया क्या मैंने। वह रुमाल से पलकों पर तैर रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब तो अकेले ही जिंदगी का सफ़र तय करना है। इतना सुनते ही गोपाल को एक धक्का सा लगा। अनिष्ट की आशंका हृदय को चीरने लगी। वह जल्दी में बोला, क्या हुआ तुम्हारे पति को। वह बोली, कुछ नहीं हुआ, मज़े कर रहा है किसी और के साथ, मुझे उसने छोड़ दिया। उसे मुंबई में कोई और मिल गई है, 2 साल हो गए उसी के साथ रह रहा है। पहले थोड़ा बहुत मेरे पास आता था, अब 6 महीने से उसकी सूरत भी नहीं देखी। वह एक लंबी सांस लेकर आगे बोली, मकान का किराया भरने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मकान मालिक ने घर खाली करवा लिया। आज हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर गांव जा रही हूँ। वह बोला, पुलिस के पास नहीं गई। वह उदास होकर बोली, पुलिस के पास जाने से क्या फ़ायदा, किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़े रहा जाता है।
गोपाल के दिल में दर्द उतर आया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि बरसों बाद मुलाकात होगी तो इस हाल में होगी। वह उसे टूटकर चाहता था मगर कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं की थी। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे। वह बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, घर वालों को पता है? वह बोली, सबको पता है। दोनों तरफ के परिवार उसे समझाने आए थे मगर वह निर्लज हो गया है, किसी की नहीं सुनता। गोपाल सोचने लगा, अजीब दुनिया है, इतनी सुंदर लड़की को लोग छोड़ देते हैं। वह जिसके साथ जिंदगी बिताने के लिए जीना भूल गया है, उसी लड़की को छोड़कर उसका पति किसी और का हो गया। बस मुंबई से बाहर निकल आई थी, इस कारण बस की स्पीड बढ़ चुकी थी। वह बोली, अपनी सुनाओ, जिंदगी कैसे चल रही है और तुम मुंबई में कब से रह रहे हो? वह संजीदा हो गया, थोड़ा सा चौकन्ना भी हो गया। वह नहीं चाहता था कि भावावेश में उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि गरिमा को बुरा लग जाए, क्योंकि वह पहले से दुखी है। इसलिए वह बोला, अच्छा हूँ, 7 साल से मुंबई में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। दोनों एक दूसरे की बातों को सुनकर अपने पक्ष में कुछ तर्क तलाश कर रहे थे। गरिमा सोच रही थी कि 7 साल पहले ही वह मुंबई आई थी, उसी समय गोपाल यहाँ आ गया। क्या वह उसके लिए यहाँ आया था? गोपाल सोच रहा था कि पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है यारा। जब पता चला तुम पति के साथ मुंबई चली गई हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। एक हसरत थी कि कभी न कभी तो महानगर में तुमसे मुलाकात होगी, मगर पता नहीं तुम किस जगह छुपी थी। कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। बस एक तेरे दीदार की चाह में 7 साल गुजर गए। गोपाल 8वीं कक्षा में ही गरिमा को दिल दे बैठा था। वह 12वीं तक उसके साथ पढ़ी थी। वह उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखा करता था मगर कभी दिल की बात कह नहीं पाया था। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। सब कुछ अनकहा रह गया था। जब तक गरिमा की शादी नहीं हुई, वह रोज उसके घर के चक्कर लगाता था, सिर्फ उसे देखने के लिए। उसके दीदार होते ही वह खुश हो जाया करता था। बहुत बार गरिमा से उसकी नज़रें मिलती थी। गोपाल को लगता था वह भी उससे प्यार करती है, मगर बातें आंखों से ही होती थी, कभी लबों तक पहुंची ही नहीं थी। अचानक गरिमा बोली, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? गरिमा ने ऐसा सवाल कर दिया था जिसका सच्चा जवाब गोपाल दे ही नहीं सकता था। इसलिए वह बात बदलने के लिए बोला, बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे होंगे। गरिमा बोली, नहीं, एक माँ को कभी भी अपनी संतान का भार परेशान नहीं करता। बच्चा सो गया था, इसलिए गरिमा ने उसके पैर गोपाल की गोद में और सर अपनी गोद में रखकर सुला लिया। फिर बोली, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। इस बार वह चुप नहीं रह सका, बोला, मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। गोपाल ने जब शादी नहीं करने की बात कही तो पता नहीं क्यों गरिमा को अच्छा लगा। वह बोली, क्यों? वह फिर से मौन हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये प्यार भी अजीब होता है कमबख्त, जिसे सब बताना होता है उसी से सब कुछ छुपाना होता है। गोपाल अकेला नहीं था, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिल की बात कह ही नहीं पाते। मोहब्बत के भी अजीब सिलसिले हैं जनाब। जिसे चाहते हैं वह मिलता नहीं है, और जो मिलता है उससे प्यार नहीं होता। फिर भी लोग पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार देते हैं। बहुत से लोग इस जहां में दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, रहते किसी और के साथ हैं और जीते किसी और के साथ हैं। वह धीरे से बोला, कोई इस दिल को अच्छा ही नहीं लगा कि शादी तक बात पहुंचती। गरिमा बोली, एक बात पूछें? वह बोला, क्या? मगर वह कुछ पूछ नहीं पाई। खिड़की के बाहर झांकने लगी। ये वही बात थी जो दोनों करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए। फिर वह खिड़की की तरफ मुंह किए हुए ही हिम्मत करके बोली, तुम्हें किसी से प्यार था क्या? गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह यह प्रश्न था जो अब तक अनकहा था, अनसुलझा था। वह कुछ बोला नहीं मगर हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा ने
कनखियों से उसकी हाँ में हिलती गर्दन को देखा, फिर तुरंत बोल पड़ी, कौन थी वह? इतना बोलते हुए गरिमा का दिल धक धक करने लगा। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। गोपाल की हालत तो उससे भी बुरी थी। अचानक से जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि चुप रहना बहुत मुश्किल था। वह धड़कते दिल से बोला, ना पूछो तो अच्छा है। गरिमा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बोली, अब तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। गोपाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो खुद भी रो पड़ा। बोला, तुम सब कुछ जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था नहीं, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूँगा। कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर आंखों ही आंखों में तुमसे कितनी बार कहा था मैंने। गरिमा बोली, आंखों से तसल्ली नहीं होती, लबों से बोलते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। एक अनचाहे और बेवफा मर्द के साथ मेरी शादी नहीं होती। गोपाल ने सोए हुए बच्चों को उठाकर अपने कलेजे से चिपका लिया, फिर बोला, मैं अभी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। गरिमा की आंखों से आंसुओं की बरसात तेज हो गई थी। वह बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। किसी और जन्म में मिलना, तब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। गोपाल बोला, अगले जन्म में पता नहीं कौन कहाँ होगा, मगर मैं इस जन्म में तुम्हारे सिवा और किसी का होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी शादी हो गई थी तब मैंने सोचा था तुम्हें याद करके जिंदगी गुजार दूंगा। अब तुम तन्हा हो, अकेली हो। अब मैं तुम्हें इस तरह अकेली नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। गरिमा बोली, तुम्हारा प्यार बहुत पवित्र और सच्चा है। प्लीज़ किसी और से शादी करके अपना घर बसा लो और मुझे भूल जाओ। गोपाल बोला, ये जन्म तो तुम्हारे नाम लिख दिया है यारा। तुम मिलो तब भी और तुम ना मिलो तब भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा। गरिमा बोली, मगर अब हमारे रास्ते जुदा हैं। यूँ टूटकर तुम्हारी ज़िंदगी में आने को दिल नहीं करता। यूँ बिखर कर तुझे सहारा बनाऊं, ज़मीर नहीं मानता मेरा। वह बोला, तुम टूटकर मुंबई छोड़ रही हो, ये बात मुझे थोड़ी पता थी। फिर भी देखो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। ये इत्तेफाक नहीं, भगवान की लीला है। उन्होंने मुझे भेजा है आगे का सफ़र तेरे साथ गुजारने के लिए। बच्चा गोपाल की गोद में था। वह सीट के सर लगाकर खुद को रिलैक्स कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह किसी गहन विचार में लीन हो। गोपाल ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वह आज भी मासूम और भोली सी लग रही थी। उसे याद आया, वह पढ़ती थी तब भी अपनी सीट पर बैठकर ऐसे ही आंखें बंद कर लेती थी, बस अपनी स्पीड से दौड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने एक ढाबे के नज़दीक बस रोक दी। फिर कंडक्टर बोला, बस 20 मिनट यहाँ रुकेगी, आप यहाँ खाना खा सकते हो। गोपाल बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। वह आंखें बंद किए ही बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम कुछ खाओ और बच्चे के लिए कुछ लेते आना। कहकर गरिमा ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। गोपाल गाड़ी से बाहर जाने लगा तो वह बोली, लो पैसे ले जाओ। फिर उसने अपना छोटा सा बटुआ निकाला और उसमें से 10 का नोट निकाल कर देती हुई बोली, बच्चे के लिए बिस्किट ला देना। गोपाल ने देखा उसके बटुए में बहुत कम पैसे थे, 4, 5, 10 के नोट और कुछ सिक्के थे। वह बोला, मैं अपने पैसे से ले आऊँगा। गरिमा उसे अपनी हथेलियाँ दिखाते हुए बोली, इन्हें देखो। गोपाल ने देखा गरिमा के हाथ एकदम खुरदुरे थे। वह बोली, 2 साल से लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन करके अपना और अपने बेटे का पेट भर रही थी। मतलब मैं 2 साल से काम वाली बाई बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर किसी का एहसान नहीं लिया। इसलिए ये 10 रुपए पकड़ो और मेरे बेटे के लिए मेरे पैसों के बिस्किट लाओ। गोपाल वापस बैठ गया। वह उदास और निराश हो गया था। उसे लगा गरिमा अब पहले वाली गरिमा नहीं रही। दुख झेलने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और व्यवहार अलग तरह का हो गया है। वह उसे इतना भी अपना नहीं समझती कि मैं उसके बेटे के लिए अपने पैसे से बिस्किट ले आऊं। वह बोली, क्या हुआ, बैठ क्यों गए? वह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला,
इतनी खुददारी भी मत दिखाओ कि दिल में रहकर भी पराई लगने लगो। साथ नहीं जीना है तो रहने दो, मगर दिल लगी तो मत करो। वह उदास होकर बोली, बुरा मान गए क्या? इधर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मुझे चाहते हो, मगर ये नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। वह आगे बोली, मैंने बचपन से तेरे साथ ही जीने के सपने देखे हैं, सालों इंतजार किया है तुम्हारा, मगर तुमने एक बार भी बोलकर नहीं कहा। शादी होने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। पति कहता था तुम इतनी ठंडी क्यों हो, मैं दिल से उसके साथ थी ही नहीं, तो गर्मजोशी मुझ में कहाँ से आती। वह मुझे किसी और के लिए छोड़ गया। तब मेरी आत्मा ने कहा तू कभी उसकी थी ही नहीं, तब वह तेरा कैसे होता। इसलिए दुख ज़्यादा नहीं हुआ, बरसों से तेरे सिवा कोई दिल तक पहुँचा ही नहीं। तुम्हें पता नहीं तो जान लो, मोहब्बत में जो किसी का हो गया वह किसी का नहीं होता। इसलिए मैं भी तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हूँ, इसलिए एहसान मत दिखाना कि सिर्फ तुमने ही मुझे चाहा है। वह आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह बोली, तेरा ही होने के लिए जी रही थी कि घर वालों ने किसी और के पल्ले बांध दिया। विरोध भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि तुमने कभी कहा ही नहीं कि मुझसे प्यार करते हो। फिर मैं कैसे जमाने से लड़ जाती, लड़की हूँ, लड़कियों की तरह ब्याह दी गई। वह डरते डरते बोला, कह देता तब क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर चली आती। वह मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे मामलों में हम लड़कियाँ जितनी रिस्क उठा लेती हैं उतनी तुम मर्द लोग नहीं उठा सकते। हम प्यार पाने के लिए अपने माता पिता, गांव, शहर ही नहीं देश तक छोड़ देती हैं। गोपाल बोला, जो गुजर गया वह गुजर गया, मगर अभी भी जिंदगी बाकी है, अभी भी हम बचा हुआ सफ़र काट सकते हैं। बोलो, साथ दोगी मेरा? वह बोली, अभी भी भीख ही मांग रहे हो? पहले आंखों से मांगते थे, अब लबों से मांग रहे हो। वह कुछ समझ नहीं पाया, अजीब सी नज़रों से उसे घूरने लगा। गाड़ी फिर से चलने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर नीचे गया और खाने का कुछ सामान ले आया, साथ में बच्चे के लिए बिस्किट और दूध भी ले आया। गाड़ी चल पड़ी थी। सफ़र फिर शुरू हो गया था, मगर गोपाल एक उलझन में उलझा था। वह अनाड़ियों की भांति सर खुजाता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गलती कर रहा है। आखिर में उससे रहा नहीं गया। वह बोला, मुझे तुम्हें मनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं औरतों को समझने के मामले में जीरो हूँ, एकदम अनाड़ी हूँ। गरिमा आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम्हें पता चल चुका है मैं तुम्हारी हूँ, तन मन धन से। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? हक जताओ मुझ पर। वह अजीब सी नज़रों से उसे घूरता हुआ बोला, लो बच्चे को जगाकर थोड़ा दूध पिला दो और बिस्किट खिला दो। अब गरिमा ने उसे घूर कर देखा। वह गुस्से में बोला, ऐसे क्या देख रही हो? थप्पड़ लगाऊं क्या? चुपचाप वही करो जो कहा है। गरिमा को हंसी आ गई, बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? वह उदास होकर बोली, मुझे बातें बनाना नहीं आता, सिर्फ चाहना आता है। गरिमा बच्चे को जगाकर दूध पिलाती हुई बोली, बुद्ध। वह मुंह लटकाए हुए बोला, बुद्धू हूँ तभी अकेला हूँ, ना होशियारी आती है न दुनियादारी आती है। फिर वह उसके मुंह की ओर देखता हुआ बोला, अब तुम क्या करोगी? वह बोली, करना क्या है, पहले पति से तलाक लूंगी, फिर तुमसे शादी करूंगी। अचानक गोपाल का चेहरा बिगड़ने लगा। वह रोने लगा। अचानक वह खड़ा होकर चिल्लाने लगा। बस में बैठे सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। वह बोला, सुनो दोस्तों, आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है। ये मेरे पास बैठी मेरी प्रेमिका है। जब हम दोनों 8वीं में पढ़ते थे तभी से इससे प्यार हो गया था। 16 साल से इसे दिल में छुपा कर जी रहा था। आज ये हमेशा के लिए मेरी हो गई। 16 साल तक मैं घुटता रहा हूँ, टूटता रहा हूँ, बिखरता रहा हूँ। मैं इसे चाहता रहा, मगर होठों से बोलकर कह नहीं पाया। लो आज मैं सबके सामने कहता हूँ, आई लव यू गरिमा, आई लव यू। बस में बैठे बैठे कुछ लोग तालियां बजाने लगे, कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ लोग गालियां देने लगे, मगर वह खुश था, बहुत खुश था। वह जब बैठ गया तो गरिमा बोली, बुद्ध ही नहीं पागल भी हो। रात हो गई थी मगर सफ़र जारी था।
बुद्धू बच्चे को सीने से चिपकाए हुए सीट पर बैठा था। गरिमा उसके कंधे का सहारा लेकर सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, वह नींद में ही मुस्कुरा रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।